हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कुमार मीना, फैकल्टी ऑफ जूलॉजी। आज हम पढ़ेंगे न्यू बुक यानी कि सेकंड पेपर, और सेकंड पेपर का नाम है एंडोक्राइनोलॉजी एंड हेथोलॉजी। सेकंड पेपर का नाम है एंडोक्राइनोलॉजी एंड हेथोलॉजी। यह आपने पढ़ा होगा एंडोक्राइनोलॉजी के बारे में, बहुत पहले पढ़ा होगा आपने, 11th-12th में पढ़ा होगा। ये टॉपिक ऐसा है जो आपके फ्यूचर में कहीं भी एग्जाम आप दो, रेलवे एग्जाम में भी बहुत यूजफुल आता है। कहने का मतलब ये ऐसा टॉपिक है जो आपको जल्दी लर्न हो जाएगा। तो आपको ये टॉपिक को थोड़ा डीपली पढ़ना है, आराम से पढ़ना है, क्योंकि आप जो भी एग्जाम देते हो, साइंस संबंधित या एग्जाम नीट हो, और भी ऑल एग्जाम में भी इसमें क्वेश्चन पुटअप होते हैं, तो थोड़ा इसमें आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो हम ले रहे BSc फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट जूलॉजी में पेपर सेकेंड एंडोक्राइनोलॉजी एंड एथोलॉजी। क्या है बुक का नाम? एंडोक्राइनोलॉजी एंड एथोलॉजी, मतलब अंतस्राविकी एवं व्यावहारिकी विज्ञान। इसका मतलब होता है अंतस्रावी, इसका मतलब होता है अंतस्राविकी एवं अंतस्राविकी एवं व्यावहारिकी। इसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं हम? अंतस्राविकी एवं व्यावहारिकी। कहने का मतलब होता है एंडोक्राइनोलॉजी एंड एथोलॉजी, मतलब इसको हिंदी में बोल सकते हैं अंतस्राविकी एवं व्यावहारिकी। ये एक बुक है, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। यूनिट वाइज पढ़ेंगे, फर्स्ट यूनिट पढ़ेंगे, सेकंड यूनिट पढ़ेंगे, थर्ड ईयर, फोर्थ, फाइव। लेकिन सबसे मेन है कि इसके बारे में पढ़ेंगे सेकंड पेपर एंडोक्राइनोलॉजी एथोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। तो अब देखिए आप क्या होता है समझना है आपको। सबसे पहले हम लेंगे यूनिट फर्स्ट। क्या पढ़ेंगे सबसे पहले हम? यूनिट फर्स्ट, यानी कि सेकंड पेपर की यूनिट फर्स्ट। अब देखते हैं यूनिट फर्स्ट में क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम यूनिट फर्स्ट। ठीक है, यूनिट फर्स्ट में हम पढ़ेंगे एंडोक्राइनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। एंडोक्राइनोलॉजी, इसका हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, इसके बाद हम बेसिक पढ़ेंगे, और हम पढ़ेंगे हम फंक्शन, इसके क्या क्या कार्य हो सकते हैं। ये सब हम इसमें यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एंडोक्राइनोलॉजी का मतलब अंतस्राविकी। क्या होता है इसका मतलब? अंतस्राविकी। थोड़ा ध्यान देना है आपको। हम इस यूनिट के अंतर्गत पढ़ेंगे एंडोक्राइनोलॉजी। क्या पढ़ेंगे? एंडोक्राइनोलॉजी के अंतर्गत पढ़ेंगे हम एक्सोक्राइन पढ़ेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ेंगे, फिर आप इसे पढ़ेंगे हार्मोन पढ़ेंगे, रासायनिक गुण क्या होते हैं, हार्मोन कार्य क्या हो सकते हैं। तो हम हार्मोन के बारे में डिटेल से यूनिट में पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें अंतस्राव ग्रंथि, फिर बाह्यस्राव ग्रंथि, और अंतस्राव ग्रंथि में भी हम क्या पढ़ेंगे, जैसे मानते हैं अंतस्राव ग्रंथि बहुत सारी होती है, जैसे पीयूष ग्रंथि होती है, पिट्ट ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे, एंडोक्राइन ग्रंथि, पैराथायराइड और अधिवक्र और अग्नाशय, ये सब ग्रंथियों के बारे में हम इस डिटेल से यूनिट में पढ़ेंगे। तो अब देखते हैं कि एंडोक्राइनोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, बेसिक और फंक्शन, ये सब हम इसकी यूनिट के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि हमारे शरीर में दो प्रकार के सेवा तंत्र पाए जाते हैं। अब हम यूनिट को स्टार्ट करने जा रहे हैं, थोड़ा डीपली पढ़िए आप। एक लाइन लिख लेता हूँ मैं आपको कि हमारे शरीर में दो प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं। कितने प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं? हमारे शरीर में दो प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं। हमारे शरीर में दो प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं। हमारे शरीर में दो प्रकार के सेवा तंत्र पाए जाते हैं। एक तो कौन सा है? हाई स्पीड सर्विस। एक तो कौन सा तंत्र होता है? हाई स्पीड सर्विस। और दूसरा पढ़ेंगे स्लो स्पीड सर्विस, मंद गति तंत्र। ठीक है, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो अब देखते हैं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं, एक लाइन लिख लेते हैं। हमारे शरीर में दो प्रकार के सेवा तंत्र पाए जाते हैं। हमारे शरीर में दो प्रकार के
तंत्र पाए जाते हैं। कितने टाइप के? 2 प्रकार के। हमारे शरीर में 2 प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं। हमारे शरीर में 2 प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं। और नंबर 1 पढ़ेंगे हाई स्पीड सर्विस। पहला पढ़ेंगे हाई स्पीड सर्विस। हाई स्पीड सर्विस क्या पढ़ेंगे? हाई स्पीड सर्विस, उच्च गति सेवा तंत्र। इसको हिंदी में क्या कर सकते हैं हम? उच्च गति सेवा तंत्र। उच्च गति सेवा तंत्र कहने का मतलब होता है हाई स्पीड सर्विस। पहला कौन सा तंत्र पढ़ेंगे? उच्च गति सेवा तंत्र। कहने का मतलब क्या है? उच्च गति सेवा तंत्र पढ़ेंगे। इसके अंदर क्या पढ़ेंगे हम? यह तंत्र का तंत्र हमारे शरीर में तीव्र गति की सेवाएं प्रदान करता है। हे तंत्र हमारे शरीर में उच्च गति की सेवाएं प्रदान करता है। कौन सी गति की? उच्च गति की। तो लिख लेते हैं इसको। ये तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर में उच्च गति की सेवाएं प्रदान करता है। ये तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर में उच्च गति की सेवाएं प्रदान करता है। उच्च गति की सेवाएं प्रदान करता है। ये तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर में उच्च गति की सेवाएं प्रदान करता है। तो देखो मित्रों, समझो एक बार। हम पढ़े हाई स्पीड सर्विस तंत्र। हाई स्पीड सर्विस कहने का मतलब होता है उच्च गति सेवा तंत्र। क्या है? उच्च गति सेवा तंत्र। और उच्च गति सेवा तंत्र काम क्या है? ये तंत्रिका तंत्र शरीर में हमारे शरीर में उच्च गति की सेवाएं प्रदान करता है। ये तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर में उच्च गति की सेवाएं प्रदान करता है। नंबर 2 पढ़ेंगे हम स्लो स्पीड सर्विस। क्या पढ़ेंगे? स्लो स्पीड सर्विस। स्लो स्पीड सर्विस। दूसरा तंत्र कौन सा होता है? स्लो स्पीड तंत्र। कौन सा होता है? स्लो स्पीड तंत्र, यानी कि मंद गति सेवा तंत्र। इसको हिंदी में क्या कह सकते हैं? मंद गति सेवा तंत्र। कौन सा ये? मंद गति सेवा तंत्र। तो देखो मित्रों, पहला तो कौन सा हो गया? हाई स्पीड सर्विस। और दूसरा कौन सा हो गया? लो सर्विस तंत्र। कौन सा हो गया? लो सर्विस तंत्र हो गया। ठीक है, इसमें मंद गति सेवा तंत्र पढ़ेंगे। अब देखो मंद गति सेवा तंत्र में क्या होता है? यह अंतःस्रावी तंत्र धीमी गति सेवाएं प्रदान करता है। यह अंतःस्रावी तंत्र धीमी गति से सेवाएं प्रदान करता है। यह अंतःस्रावी तंत्र धीमी गति से सेवाएं प्रदान करता है। यह अंतःस्रावी तंत्र धीमी गति से सेवाएं प्रदान करता है। तो समझो मित्रों, स्लो स्पीड कहने का मतलब स्लो स्पीड सर्विस मंद गति सेवा तंत्र। क्या है? मंद गति सेवा तंत्र। तो मंद गति सेवा तंत्र का मतलब होता है यह अंतःस्रावी तंत्र धीमी गति की सेवाएं प्रदान करता है। कौन सी? धीमी गति की सेवाएं प्रदान करता है। तो देखो मित्रों, यह अंतःस्रावी तंत्र धीमी गति की सेवाएं प्रदान करता है। तो ये हमारे शरीर में दो तंत्र पाए जाते हैं। इसके बारे में मैंने पढ़ा। क्या पढ़ा? कि हमारे शरीर में 2 प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 2 टाइप के। तो पहला तो कौन सा पाया जाता है?
हाई स्पीड सर्विस। कौन सा पाया जाता है? हाई स्पीड सर्विस मतलब उच्च गति सेवा तंत्र, मतलब उच्च गति सेवा तंत्र। और उच्च गति सेवा तंत्र का मतलब होता है, क्या होता है? ये तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर में उच्च गति की सेवाएं प्रदान करता है। कौन सी गति की? उच्च गति की सेवाएं प्रदान करता है, इसलिए इसे हाई स्पीड सर्विस तंत्र कहते हैं। उसी प्रकार दूसरा है स्लो स्पीड सर्विस। क्या है? स्लो स्पीड सर्विस मतलब मंद गति तंत्र, मतलब मंद गति तंत्र। और ये क्या काम करता है? ये अंतःस्रावी तंत्र धीमी गति की सेवा प्रदान करता है। सेवा तो प्रदान करता है, मतलब धीरे धीरे सेवा प्रदान करता है, स्लो चलता है। ठीक है, अब देखते हैं, आगे देखते हैं कि उपयुक्त दोनों तंत्र मिलकर मतलब हाई स्पीड और लो दोनों मिलकर क्या करते हैं? उपयुक्त दोनों तंत्रिका तंत्र मिलकर शरीर की संपूर्ण क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। कहने का मतलब होता है उपयुक्त दोनों तंत्रिका तंत्र मिलकर हमारे शरीर की संपूर्ण सेवाएं या संपूर्ण क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। कहने का मतलब होता है उपयुक्त मतलब दोनों तंत्र मिलकर शरीर की संपूर्ण क्रियाओं को नियंत्रित करता है, शरीर की संपूर्ण क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अब देखते हैं हम उपयुक्त दोनों तंत्रिका तंत्र मिलकर, लिख सकते हैं चाहे तो यहाँ उपयुक्त दोनों तंत्रिका तंत्र मिलकर उपयुक्त दोनों तंत्रिका तंत्र मिलकर उपयुक्त, क्या उपरोक्त भी हो सकते हैं इसको चाहो तो? सही कर सकते हैं इसको। उपयुक्त दोनों तंत्रिका तंत्र मिलकर उपयुक्त दोनों तंत्र मिलकर उपयुक्त दोनों तंत्र मिलकर हमारे शरीर की संपूर्ण क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब होता है उपयुक्त दोनों तंत्र मिलकर हमारे शरीर की संपूर्ण क्रियाओं को नियंत्रित करता है। हमारे शरीर की संपूर्ण क्रियाओं को क्या करता है? नियंत्रित करता है। देखो एक बार भी रिपीट कर रहा हूँ पूरी बात को मैं। हम पढ़ क्या रहे हैं? जूलॉजी का सेकंड पेपर, नाम क्या है? एंडोक्राइनोलॉजी एंड एथोलॉजी, मतलब अंतःस्राविकी एवं व्यावहारिकी विज्ञान बोल सकते चाहे तो हम। तो ये है मामला अंतःस्राविकी एवं व्यावहारिकी विज्ञान। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अब इसमें अंतःस्राविकी एवं व्यावहारिक विज्ञान में भी हम क्या, जो सेकंड बुक है इसमें भी हम कौन सी यूनिट पढ़ते हैं? पहली यूनिट पढ़ते हैं। और पहली यूनिट में भी टॉपिक लेते हैं एंडोक्राइनोलॉजी, यानी कि अंतःस्राविकी। ठीक है, एंडोक्राइनोलॉजी। अब एंडोक्राइनोलॉजी का जो सेकंड यूनिट है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। एंडोक्राइनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे इसके बारे में? हम पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन पे, बेसिक ए फंक्शन, कहने का मतलब इसका परिचय। क्या पढ़ेंगे? इसका परिचय पढ़ेंगे। परिचय, आधार एवं कार्य, इसके बारे में डिटेल से पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया? सबसे पहले हमने पढ़ा कि हमारे शरीर में दो प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं। हमारे शरीर में दो प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ पूरी बात को। कितने प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं? दो प्रकार के। एक तो हाई स्पीड सर्विस मतलब उच्च गति सेवा तंत्र, और ये तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर में उच्च गति की सेवाएं प्रदान करता है। ये तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर में
उच्च गति की सेवाएं प्रदान करता है। और नंबर 2 पढ़ा है हमने लो सर्विस तंत्र, मतलब मंद गति सेवा तंत्र। मंद गति सेवा तंत्र का मतलब होता है कि ये तंत्र का तंत्र धीमी गति की सेवाएं प्रदान करता है। कौन सी भाई? धीमी गति की सेवा प्रदान करता है, इसलिए इसको मंद गति तंत्र कहते हैं। फिर हम देखते हैं कि उपयुक्त दोनों तंत्र मिलकर, यानी कि हाई स्पीड और लो स्पीड दोनों तंत्र मिलकर शरीर की संपूर्ण क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। शरीर की संपूर्ण क्रियाओं को क्या करते हैं? ये नियंत्रित करते हैं। ठीक है मित्रों, यहाँ तक कंप्लीट। आगे पढ़ते हैं। अब देखो, इसमें एंडोक्राइनोलॉजी में हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। अब देखते हैं, लिखते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। अब हम डिटेल चलते हैं। एंडोक्राइनोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है टॉपिक, ध्यान रखो। एंडोक्राइनोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी। अब इसमें देखो एंडोक्राइनोलॉजी का मतलब क्या होता है। आंत स्नायु ग्रंथियों, समझो मेरे मित्रों, आंत स्नायु ग्रंथियों या तंत्र का अध्ययन करना आंत स्नायु विज्ञान कहलाता है। इसकी डेफिनेशन क्या है एंडोक्राइनोलॉजी की? आंत स्नायु तंत्र, यही बोल सकते हैं कि आंत स्नायु ग्रंथियों, आंत स्नायु ग्रंथियों या तंत्र का अध्ययन करना आंत स्नायु विज्ञान कहलाता है। तो एंडोक्राइनोलॉजी की डेफिनेशन परिभाषा क्या होती है? आंत स्नायु ग्रंथियां या आंत स्नायु ग्रंथियां या तंत्र का अध्ययन करना आंत स्नायु विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? आंत स्नायु विज्ञान कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, परिभाषा लिख लेते हैं। क्या परिभाषा है इसकी? तो एक बार रिपीट कर रहा हूं पूरी बात को। आंत स्नायु ग्रंथियों, आंत स्नायु ग्रंथियों या तंत्र का अध्ययन करना आंत स्नायु विज्ञान कहलाता है। तो इसकी परिभाषा लिखो। आंत स्नायु ग्रंथियों, आंत स्नायु ग्रंथियों, आंत स्नायु ग्रंथियों एवं तंत्र का अध्ययन करना, आंत स्नायु ग्रंथियों एवं तंत्र का अध्ययन करना आंत स्नायु विज्ञान कहलाता है। आंत स्नायु विज्ञान कहलाता है। आंत स्नायु विज्ञान कहलाता है। तो देखो मित्रों, एक बार इसकी डेफिनेशन याद कर लीजिए आप। एंडोक्राइनोलॉजी यानी कि अंतस्रावी, एंडोक्राइनोलॉजी मतलब अंतस्रावी, लिख सकते चाहो तो यहाँ अंतस्रावी, अंतस्रावी की बोल सकते इसको। इसकी डेफिनेशन परिभाषा क्या होती है कि अंत स्नायु ग्रंथियों या अंत स्नायु ग्रंथियां या अंतस्रावी तंत्र का अध्ययन करना अंतस्रावी विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतस्रावी यानी कि एंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है। तो एक बार रिपीट कर रहा हूं पूरी बात को। एंडोक्राइनोलॉजी अंतस्रावी की विज्ञान की परिभाषा क्या होती है कि अंतस्रावी ग्रंथियों या तंत्र का अध्ययन करना अंतस्रावी विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतस्रावी विज्ञान कहलाता है। ठीक है। और अंतस्रावी विज्ञान के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? और ध्यान रखना मित्रों, एक क्वेश्चन में कई बार पूछ चुके हैं कि एंडोक्राइनोलॉजी या अंतस्रावी विज्ञान के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? तो वैज्ञानिक का नाम है थॉमस एडिसन। क्या नाम है? थॉमस एडिसन ने बताया था। तो अंतस्रावी विज्ञान के जनक कौन है? फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी कौन है? थॉमस एडिसन। तो ध्यान रखना, इसके जनक कौन है? थॉमस एडिसन। तो देखो मित्रों, अंतस्रावी विज्ञान के जनक, यहाँ लिख सकता हूँ चाहो तो मैं, फादर ऑफ
एंडोक्राइनोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी, फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी थॉमस एडिसन, थॉमस एडिसन। कौन है? थॉमस एडिसन। कौन है? थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन। तो कहने का मतलब होता है फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, यानी कि अंतःस्थायी विज्ञान के जनक कौन है? थॉमस एडिसन, जनक। अंतःस्थायी के जनक कौन है? थॉमस एडिसन। तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था नेट में कि फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, अंतःस्थायी विज्ञान के जनक कौन है? तो क्या बताना आपको? थॉमस एडिसन। क्या बताना आपको? थॉमस एडिसन। ठीक है। अब देखो मित्रों, हमारे शरीर में दो प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। हमारे शरीर में दो प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं मित्रों। हमारे शरीर में दो प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक तो कौन सी? एंडोक्राइन ग्लैंड और एक एंडोक्राइन ग्लैंड और एक एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये बोल सकते हैं तो हम कह सकते हैं 22 स्राव ग्रंथियां, अंतःस्राव ग्रंथियां। तो 22 स्राव ग्रंथि को तो हम एक्सोक्राइन ग्लैंड बोल सकते हैं और अंतःस्राव को एंडोक्राइन ग्रंथियां बोल सकते हैं। तो दोनों को हम पढ़े डिटेल से। तो मित्रों, हमारे शरीर में कितने प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं? कितने टाइप की पाई जाती है ग्लैंड? दो प्रकार की। एक तो एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड, मतलब 22 स्राव ग्रंथियां और अंतःस्राव ग्रंथियां। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। 22 स्राव ग्रंथियां क्या होती हैं, अंतःस्राव ग्रंथियां क्या होती हैं, फिर अंतःस्राव ग्रंथियों के प्रकार पढ़ेंगे। जैसे पृष्ठ ग्रंथि होती हैं, थायराइड ग्रंथि होती हैं, पैराथायराइड होती हैं, तो बहुत सारे पढ़ेंगे। अंगनाशय ग्रंथियां होती हैं, आदि वक्र हो सकती है। तो ये सब ग्रंथियों को हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी तो बता रहा हूँ आपको कि हमारे शरीर में दो प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। कितने प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है? 2 टाइप की। एक तो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। देखते हैं हम। सबसे पहले लिखते हैं 22 स्राव ग्रंथियां। सबसे पहले पढ़ेंगे हम 22 स्राव ग्रंथियां, एक्सोक्राइन। तो लिखो एक लाइन मित्रों, हमारे शरीर में दो प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। एक लाइन लिख लो यहां, हमारे शरीर में हमारे शरीर में दो प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। हमारे शरीर में दो प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। हमारे शरीर में दो प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो एक क्वेश्चन में कई बार पुट हो चुका है, अभी एसएससी रेलवे में भी आया था कि मानव शरीर में कितने प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। ऑप्शन था 4, 3, 5 और 2। तो क्या लगा था आपको? 2। तो मानव शरीर में दो प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है। एक तो पाई जाती है 22 स्राव ग्रंथियां, एक तो पाई जाती है 22 स्राव ग्रंथियां। कौन सी? 22 स्राव ग्रंथियां। बाईस स्राव ग्रंथियां। बाईस स्राव ग्रंथियां। तो पहले तो कौन सी पाई जाएगी? 22 स्राव ग्रंथियां या 22 स्राव ग्रंथियां बोल सकते हैं। 22 स्राव या 22 स्राव ग्रंथियां। 22 स्राव ग्रंथियां बोल सकते चाहे इसको। एक्सोक्राइन ग्लैंड बोल सकते इसको। इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो ध्यान रखना है आपको
बहिस्रावी ग्रंथियां, इसको बहिस्रावी ग्रंथियां बोल सकते हैं या एक्सोक्राइन ग्लैंड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड बोल सकते हैं। तो ध्यान देना मित्रों, पहले कौन सी ग्रंथि होगी? बहिस्रावी पढ़ेंगे, इसको हम बहिस्रावी बोल सकते हैं या एक्सोक्राइन ग्लैंड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड बोल सकते हैं। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड बोल सकते हैं। तो इसकी परिभाषा है, ये नलिकायुक्त ग्रंथियां, इसकी परिभाषा क्या है? ये नलिकायुक्त ग्रंथियां जो अपना स्त्राव सीधे रक्त में नहीं डालती, नहीं डालती। कहने का मतलब होता है, ये नलिकायुक्त ग्रंथियां जो अपना स्त्राव सीधे रक्त में नहीं डालती, बल्कि अपने लक्ष्य अंग तक पहुंचाती हैं, बल्कि अपने लक्ष्य अंग तक पहुंचाती। कहने का मतलब होता है, ये नलिकायुक्त ग्रंथियां, समझो परिभाषा को, ये नलिकायुक्त ग्रंथियां जो अपने स्त्राव को सीधे रक्त में नहीं डालती, बल्कि अपने लक्ष्य अंग तक पहुंचाती हैं, इसे बहिस्रावी ग्लैंड कहते हैं, यानी कि बहिस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बहिस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। तो समझो मित्रों, एक बार और रिपीट कर रहा हूँ डेफिनेशन को। ये नलिकायुक्त वे ग्रंथियां, ये नलिकायुक्त वे ग्रंथियां जो अपना स्त्राव सीधे रुधिर में नहीं डालती, बल्कि अपने लक्ष्य अंग तक पहुंचाती हैं, बहिस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं, बहिस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं। और उदाहरण होता है, लीवर होता है, लाल ग्रंथियां होती हैं, तेल ग्रंथियां। फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ पूरी बात को। ये नलिकायुक्त ग्रंथियां, ये नलिकायुक्त ग्रंथियां जो अपना स्त्राव सीधे रक्त में नहीं डालती, बल्कि अपने लक्ष्य अंग तक पहुंचाती हैं, इसे बहिस्रावी ग्रंथियां या एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। और इसके उदाहरण क्या हैं? लाल ग्रंथियां, लीवर और तेल ग्रंथियां होती हैं। तो लिख लेते हैं थोड़ा इसको। ये नलिकायुक्त ग्रंथियां, ये नलिकायुक्त वो ग्रंथियां, ये नलिकायुक्त वो ग्रंथियां होती हैं, ये नलिकायुक्त वो ग्रंथियां होती हैं, ये नलिकायुक्त वो ग्रंथियां होती हैं जो अपना स्त्राव सीधे रुधिर में नहीं डालती। ये नलिकायुक्त वो ग्रंथियां होती हैं जो अपना स्त्राव सीधे रुधिर में नहीं डालती, बल्कि अपने लक्ष्य अंग तक पहुंचाती, बल्कि अपने लक्ष्य अंग तक पहुंचाती हैं, बल्कि अपने लक्ष्य अंग तक पहुंचाती हैं, पहुंचाती है। इन्हें बहिस्रावी ऑब्लिक एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। तो समझो मित्रों, हम पढ़े बहिस्रावी ग्रंथियां, एक्सोक्राइन ग्लैंड। कहने का मतलब होता है, ये नलिकायुक्त वह ग्रंथियां होती हैं, समझो मित्रों, ये नलिकायुक्त वह ग्रंथियां होती हैं जो अपना स्त्राव सीधे रुधिर में नहीं डालती, बल्कि अपने लक्ष्य अंग तक पहुंचाती हैं, इन्हें बहिस्रावी या एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है, देख सकते चाहे तो यहाँ क्या होते हैं? तो लीवर, लाल ग्रंथियां बोल सकते हैं, और तेल ग्रंथियां होती हैं।
सेबेशियस ग्लैंड, ये इसके उदाहरण है साहब। तो 22 स्तरीय ग्रंथि उदाहरण क्या है? 22 स्तरीय ग्रंथि उदाहरण क्या है? एक तो लीवर, यकृत ग्रंथि, लाल ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, लाल ग्रंथि और तेल ग्रंथि आदि। तो इसको ध्यान दो आप परिभाषा में, डेफिनेशन में। 22 स्तरीय ग्रंथियां एक्जोक्राइन ग्रंथियां होती हैं 22 स्तरीय। कहने का मतलब ये नलिका युक्त वो ग्रंथियां होती हैं। इसको आप इसी तरीके से याद कर सकते हो। ये नलिका युक्त वो ग्रंथियां होती हैं जो अपना स्त्राव सीधे रक्त में नहीं डालती, बल्कि अपने लक्ष्य तक पहुंचाती हैं। उसे बहिस्त्रावी या हम कह सकते हैं बाह्यस्त्रावी ऑब्लिक एक्जोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एक्जोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। और इसका उदाहरण क्या होता है? यकृत ग्रंथि यानी कि लीवर, लाल ग्रंथि, सलेवरी ग्लैंड, और एक कौन सी होती है? तेल ग्रंथि, इनका सेबेशियस ग्लैंड होती है। इसके उदाहरण होता है। ठीक है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन बोल लेते हैं कि 22 स्तरीय ग्रंथियों के उदाहरण बताइए। तो क्या उदाहरण आपको जो आपने मेरे सामने लिखा आपको? लीवर ग्रंथि, लाल ग्रंथि और तेल ग्रंथि होती है। ठीक है, अब देखते हैं नंबर 2 ग्रंथि पढ़ेंगे। ये तो कौन सी हो गई? बहिस्त्रावी। ये तो कौन सी हो गई? बहिस्त्रावी। अब पढ़ेंगे अंतस्त्राव ग्रंथियां। अब पढ़ेंगे अंतस्त्राव ग्रंथियां। क्या पढ़ेंगे? अंतस्त्राव ग्रंथियां। अंतस्त्राव ग्रंथियां पढ़ेंगे। अंतस्त्राव ग्रंथियां। अंतस्त्राव ग्रंथियां और एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, एक जो नहीं एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है? एंडोक्राइन यानी कि अंतस्त्राव ग्रंथियां होती हैं। तो इसकी परिभाषा बहुत इजी है। जी क्या है इसकी डेफिनेशन? ये नलिकाविहीन ग्रंथियां, ये नलिकाविहीन ग्रंथियां जो अपना स्त्राव सीधे रुधिर में डालती हैं। कहने का मतलब होता है ये नलिकाविहीन ग्रंथियां, ये नलिकाविहीन ग्रंथियां जो अपना स्त्राव सीधे रुधिर में डालती हैं। कहाँ डालती है? रुधिर में डालती हैं। रुधिर के द्वारा हम देखते हैं कि रुधिर के द्वारा स्त्राव से लक्ष्य तक पहुंचा जाता है। रुधिर के द्वारा स्त्राव के लक्ष्य तक पहुंचा जाता है। कहने का मतलब होता है रुधिर के द्वारा स्त्राव होता है, उसके द्वारा लक्ष्य तक पहुंचा जाता है। ये अंतस्त्राव ग्रंथियां कहलाती है। और इसका उदाहरण क्या होता है? किस ग्रंथि होते हैं? थायराइड, पैराथायराइड। तो आप देखो उसको, ये नलिकाविहीन ग्रंथियां जो अपना स्त्राव सीधे रुधिर में डालती हैं, सीधे रुधिर में डालती हैं और रुधिर के द्वारा ही लक्ष्य अंग तक स्त्राव को पहुंचा जाता है। ठीक है, तो लिख लेते हैं थोड़ा इसके बारे में। ये नलिकाविहीन ग्रंथियां जो ये नलिकाविहीन ग्रंथियां, देख लेते ना इसको। ये नलिकाविहीन ग्रंथियां, ये नलिकाविहीन ग्रंथियां जो अपना स्त्राव सीधे रुधिर में स्त्राव करती हैं। ये नलिकाविहीन ग्रंथियां जो अपना स्त्राव सीधे रुधिर में डालती हैं।
ये नलिका में ग्रंथियाँ, देखो आप इसको, ये नलिका में ग्रंथियाँ जो अपना स्त्राव, ये नलिका में ग्रंथियाँ जो अपना स्त्राव सीधे रुधिर में डालती हैं, रुधिर के द्वारा स्त्राव के रुधिर के द्वारा लक्ष्यांक तक पहुँचा जाता है। रुधिर के द्वारा रुधिर के द्वारा स्त्राव को लक्ष्यांक तक पहुँचा जाता है, लक्ष्य अंक तक पहुँचाया जाता है। तो देखो आप इसमें ये नलिकाविहीन ग्रंथियाँ जो अपना स्त्राव, ये नलिकाविहीन ग्रंथियाँ जो अपना स्त्राव सीधे रुधिर में डालती हैं और रुधिर के द्वारा स्त्राव को लक्ष्य अंग तक पहुँचा जाता है। यानी कि कहने का मतलब भी रुधिर में डालती है और रुधिर से पे क्या होता है, स्त्राव को लक्ष्य अंग तक पहुँचा जाता है, जिसका काम होता है। ठीक है, अब देखते हैं अंतस्त्राव ग्रंथियों के उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं। एक तो क्या हो सकता है पीसू ग्रंथि, एक तो पीयूष ग्रंथि होती है, क्या होती है, एक तो पीयूष ग्रंथि। तो अंतस्त्राव ग्रंथि उदाहरण लिखो आप, पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि सब डिटेल से पढ़ेंगे आगे। पीयूष ग्रंथि होती है उदाहरण, थायराइड अधिवक्र ग्रंथि होती है उदाहरण, थायराइड में लिख सकते हैं उसको, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड होती है, पैराथायराइड होती है, अधिवक्र ग्रंथि होती है, इत्यादि होती है इसके उदाहरण। तो देखो मित्रों, पीयूष ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि होती है, पैराथायराइड ग्रंथि होती है, अधिवक्र ग्रंथि आदि इसके उदाहरण होते हैं। आदि क्या होते हैं, इसके उदाहरण होते हैं। तो देखो एक बार रिपीट कर रहा हूँ पूरी को, अंतस्त्रावी तो एंडोक्राइन जो ग्रैंड होती है, ये नलिकाविहीन ग्रंथि होती है। ये क्या होती है, नलिकाविहीन ग्रंथि होती है जो अपना स्त्राव सीधे रुधिर में डालती है और रुधिर के द्वारा स्त्राव को लक्ष्य अंग तक पहुँचा जाता है। रुधिर के द्वारा स्त्राव कहाँ पहुँचा जाता है, कहाँ पहुँचाया जाता है, लक्ष्य अंग तक पहुँचा जाता है। और इसके उदाहरण क्या होता है, पीयूष ग्रंथि तो मास्टर ग्रंथि कहते हैं, तो हम डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे पीयूष ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि होती है, अब पैराथायराइड होती है, अधिवक्र ग्रंथि होती है। इस ग्रंथि को हम थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी तो यहाँ उदाहरण लिखना है आपको कि अंतस्त्राव ग्रंथियाँ टाइप क्या होती हैं। तो आपको अंतस्त्राव ग्रंथियाँ के प्रकार या लक्ष्य कैसे इसके उदाहरण देख सकते हैं। पीयूष ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि होती है, पैराथायराइड, अधिवक्र ग्रंथियाँ आदि, ये क्या होती हैं, अंतस्त्राव ग्रंथि के उदाहरण होते हैं। ठीक है, तो हम एक बार रिपीट कर रहा हूँ बात को। हमने क्या पढ़ा अभी कि हमारे शरीर में दो प्रकार की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। कितने प्रकार की ग्रंथियाँ, कितने टाइप की, दो प्रकार की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। एक तो क्या होते हैं, एक्सोक्राइन ग्रैंड और एंडोक्राइन ग्रैंड। तो एक्सोक्राइन ग्रैंड के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि ये नलिका युक्त ग्रंथियाँ होती हैं जो अपना स्त्राव, ये नलिका युक्त ग्रंथियाँ होती हैं, ये नलिका युक्त ग्रंथियाँ होती हैं जो अपना स्त्राव सीधे रुधिर में नहीं डालती बल्कि अपने लक्ष्य तक पहुँचाते हैं। इससे तो क्या होते हैं, बहिस्त्रावी एक्सोक्राइन ग्रैंड कहते हैं। उदाहरण क्या पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था, एक तो यकृत लीवर ग्रंथि, लाल ग्रंथि, तेल ग्रंथि। दूसरी पढ़ा हमने अंतस्त्राव ग्रंथि यानी एंडोक्राइन ग्लैंड। तो ये नलिका युक्त ग्रंथियाँ होती हैं जो अपना स्त्राव सीधे रुधिर में डालती हैं और रुधिर के द्वारा स्त्राव को अपने लक्ष्य अंग तक पहुँचा जाता है। और इसके उदाहरण क्या होती है, पीयूष ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि होती है, पैराथायराइड ग्रंथि होती है और अधिवक्र ग्रंथि होती है, आदि इसके उदाहरण होते हैं। ठीक है, तो ये सब हमने इसके इस यूनिट के अंदर पढ़ा और ये थोड़ा इसको लर्न करना है आपको अंतस्त्राव ग्रंथि के बारे में। ये आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होते हैं, तो इसको आप थोड़ा डीपली पढ़ोगे तो आपके ये यूनिट आपकी आराम से समझ बैठ जाएगी और जितने इसको आप याद करोगे उतने आपके नॉलेज बढ़ती जाएगी। तो थोड़ा आपको ध्यान रखना है, इसको थोड़ा अध्ययन करना है और इसको आप जैसे सिस्टम से पढ़ोगे ना, कितने टाइप होते हैं अंतस्त्राव ग्रंथियाँ, फिर बहिस्त्राव ग्रंथियों के टाइप से पढ़ोगे, समझ के ज़्यादा याद हो जाएगी। ठीक है, तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं समाप्त करते हैं।
नेक्स्ट वीडियो हम कल पढ़ेंगे। ओके ओके, थैंक यू।